तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वाली वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा वन शॉट में फिनिश कर देंगे और आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं रहेगा क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा, वन गो में हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और अगर आप ये हाफ ईयरली से पहले या फिर आप बोर्ड से पहले अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं चैप्टर को तो इस वन शॉट के साथ आप पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले टॉपिक के नाम से ही उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, अगर हम किसी एक पॉइंट ए से किसी एक पॉइंट बी पर एक चार्ज को लेकर आते हैं, ठीक है, वी एक्वायर अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, तो पॉइंट ए पर मान लो वी ए पोटेंशियल था, ठीक है, और पॉइंट बी पर मान लो वी बी पोटेंशियल था। अब देखो, अगर हम किसी बॉडी को, किसी चार्ज को ए पॉइंट से मूव करेंगे बी पॉइंट तक, या if we acquire a charge from a point to another point, the work done in moving a charge from one point to another point is known as electric potential। ठीक है, मेरी बातों को एकदम गौर से सुनिएगा क्योंकि जो जो मैं बोलूँगा वो डायरेक्ट डेफिनेशंस बोलूँगा। ठीक है, और आप इस वीडियो में पूरी एनसीईआरटी भी कवर कर चुके होंगे। तो देखिए, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट to another point, work done in moving a charge from a point to another point is known as electric potential। ठीक है, तो पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। अब देखो, वी ए, इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, वी ए इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या होगा, वी वी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन ए से बी पर लाने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ा, ए से बी पर हमें एक पॉइंट चार्ज को लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, तो हम बोलेंगे डब्ल्यू ए बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए अपॉन क्यू। अब देखो जो यहाँ पे लिखा है उसका उल्टा कर दो, वी डब्ल्यू ए बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, मतलब कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट अपॉन टोटल चार्ज, जिस चार्ज को हमने मूव कराया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहीं लिख लेते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, एसआई यूनिट वोल्ट होती है। रुको मैं पेन स्विच कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो अगर हम बात करें आपसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन की, 1 वोल्ट कितना होता है, देखिए 1 वोल्ट होता है, अगर हम इस वाले फॉर्मूले से पकड़ते हैं, अगर हम 1 जूल काम करते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए, व्हेन वी डू 1 जूल वर्क इन मूविंग अ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देन वी एक्वायर अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, ये हमारी 1 वोल्ट की भी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब मूव करते हैं आगे। इंट्रोडक्शन हमने ख़त्म कर लिया है। एनसीईआरटी, 1 मिनट 1 मिनट कीप होल्ड। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहीं पे एनसीईआरटी आपसे पूछती है। हाँ, इन 2 पेज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 मिनट। तो देखिए, क्वेश्चन ये आपसे पूछती है कि एक मान लो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर के मिडल में जो है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। ठीक है, और अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर किसी चार्ज को मूव करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, तो हमें बताना है वर्क डन कितना होगा, वर्क डन मूविंग ए टू बी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन इन मूविंग ए टू बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए अपॉन
टोटल चार्ज। ठीक है, देखिए पोटेंशियल ए पे भी उतना ही रहेगा और पोटेंशियल बी पे ही उतना रहेगा, क्योंकि ये जो चार्ज है इस ए पॉइंट पे भी इतना ही पोटेंशियल लगा रहा होगा जितना बी पे लगा रहा होगा, तो दोनों जो पोटेंशियल है वो सेम रहेंगे। तो हम एक वी ए इक्वल टू वी वी इक्वल टू वी मान लेंगे। ठीक है, तो वी माइनस वी अपॉन क्यू करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारा वर्क डन इन मूविंग ए टू बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये एक डेरिवेशन रहने वाली है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इस डेरिवेशन को। तो अब हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे प्लस क्यू चार्ज, उससे पी पॉइंट की दूरी पर हमें बताना है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन्फिनिटी से हम चार्ज को लाएंगे एक। ठीक है, अब हम लाना तो पॉइंट पी पर चाहते थे, पर ये प्लस क्यू का पॉजिटिव यूनिट चार्ज को अपने पास आने देगा? बताओ, ये भी तो कुछ ना कुछ रिपल्सन करेगा, तो वो पॉइंट चार्ज पॉइंट पी पे आने की जगह पॉइंट बी पे हमें आएगा। ठीक है, तो बी पर जब वो आएगा, अब वो इस पॉइंट पी पॉइंट के पास जब आने वाला होगा ना, तो उसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस प्लस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। ठीक है, तो हम एफ ई नाम दे देंगे, और वो अगर आना भी चाहेगा तो थोड़ा बहुत डी एक्स डिस्टेंस कवर कर पाएगा, पर पूरी तरह नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हमें पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ई डॉट डी एक्स होता है, मतलब कि वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस। ये हमने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, 11th क्लास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू डॉट साइन हटता है तो कॉस थीटा आता है, तो हम लिखेंगे एफ ई डी एक्स कॉस थीटा। अब देखिए थीटा हमारे एफ ई और डी एक्स के बीच का है थीटा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बनना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एफ ई डी एक्स कॉस 180 डिग्री। अब हमें कॉस 180 डिग्री की वैल्यू पता है 1 होती है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का हमारा आ जाएगा, एक मिनट, डी डब्ल्यू हमारा आ जाएगा एफ ई डॉट डी एक्स। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि हमें बड़ा फॉर्म चाहिए इसका। तो वर्क डन इक्वल टू एफ ई, हमने पढ़ा है कि एफ ई, रुको इसकी वैल्यू -1 होती है। हाँ, हमने पढ़ा है कि एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू के क्यू के, ये होती है एफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए Q1 की वैल्यू तो Q हमें पता है, ये रही प्लस Q, और Q2 की वैल्यू हमारी +1 यूनिट है, तो हम इसका 1 पुट करेंगे और अपॉन, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक प्लस Q से B डिस्टेंस तक हमारा x दूरी पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन दोनों की उसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे x दूरी पुट करेंगे r की जगह। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो r की जगह हम x पुट करेंगे, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और ये हम करेंगे इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r पॉइंट तक। r पॉइंट कौन सा है, यहाँ तक, प्लस q और p के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब हमने इतना कर लिया है, अब इसके आगे हम वर्क डन निकालेंगे तो माइनस के क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो -1/x आएगा, इसकी लिमिट हो गई r से इन्फिनिटी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू के क्यू बाई 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है, जब ये पुट करेंगे इसमें, इंटीग्रेशन को खोलने का तरीका है ये, डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, के क्यू बाई आर। अब देखिए, अब एक और बार मैं क्विक रिवीजन दे दे रहा हूँ। ये हमें पॉजिटिव एक प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट ए नाम देते हैं इसे, ए पॉइंट मतलब कि प्लस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें वो निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पी पर। तो हमने पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज जो है उस पर अगर हम
वो निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम एक इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आते हैं +1 यूनिट का, ठीक है, +1 यूनिट का एक इन्फिनिटी से चार्ज लेके आते हैं, पॉइंट बी पर आ पाता है, वो पी पर आने की जगह वो पॉइंट बी पर आ पाता है। क्यों? क्योंकि ये +q चार्ज जो है वो उसे थोड़ा रिपल करके थोड़ा अपने पॉइंट से दूर रखता है, तो फिर वो आने की कोशिश करता है तो dx डिस्टेंस कवर कर पाता है और उसे रिपेल भी करता है वो, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 1 मिनट वेट। हाँ, अब देखिए, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कंप्लीट कर लिया है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे मूव करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। फिर इसके बाद स्मॉल टॉपिक्स रह जाएंगे, तो हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, 1 मिनट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अब देखिए, ये भी बढ़िया टॉपिक है, डेरिवेशन आ सकती है इसकी आपके पेपर में। तो देखिए, डाइपोल आपको पता है, दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 2a होती है और अपोजिट साइन होते हैं दोनों चार्जेस के, और ओ डिस्टेंस से हम r की दूरी पर पॉइंट P पर हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए, ये डिस्टेंस जब r है और ये डिस्टेंस a होगी, o से -q और o से +q भी a होगी, तो हम इसकी दूरी चलो पहले आप ये देख लो, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। अब देखिए, +q चार्ज क्या करेगा, +q चार्ज इस पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन में वो लगाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लिख देंगे v ड्यू टू +q। और -q क्या करेगा, -q मतलब -q अपनी तरफ वो लगाएगा, -q लिखेंगे, गलती होगी सॉरी, तो और +q रिपेल करेगा, तो इधर जाएगा v ड्यू टू +q, ठीक है। अब अगर हमें v नेट निकालना है तो v ड्यू टू -q प्लस v ड्यू टू +q, ठीक है। v का हमें फॉर्मूला पता है KQ/r², और इसका हमें फॉर्मूला पता है KQ/r। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि इस वाले चैप्टर में हमें कभी भी q का जो साइन है वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ हमेशा पुट करना है। तो v ड्यू टू -q में हमें चार्ज जो है माइनस का है, तो इसे माइनस का पुट करेंगे, तो हमारा नेट v नेट जो है ये आएगा, r1 r2 का नाम दे दे रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है अलग अलग है। अब देखिए, r1 कौन सी होगी, -q से पॉइंट p तक डिस्टेंस जो होगी वो होगी r1। तो देखिए क्या होगी, ये हमारी r - a, मतलब r में से अगर हम a घटा देंगे तो हमें r1 मिल जाएगी, r1, तो ये हो जाएगी r - a -KQ/r - a प्लस KQ/r2। अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी ये 1 मिनट, r + a, KQ/r + a। अब देखिए, अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे, -KQ कॉमन ले लिया, 1/r - a प्लस 1/r + a, पूरा सॉल्व करके हमें प्राप्त होगा -p और ये r वेक्टर लग जाता है /r², ठीक है। तो v नेट हमारा जो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कौन सी कंडीशन है हमारी, एट एक्सियल पॉइंट हमारा हो जाता है v नेट इज इक्वल टू -p/r²। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट MCQ जो अब आपका बनता है वो बनेगा इस टॉपिक से, डायरेक्ट आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, डायरेक्ट MCQ में पूछ लेगा आपसे। 0 होता है, 1 होता है, KP/r² होता है, या फिर नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए, आप इसे भी करके देखते हैं हम।
एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं। ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। ओ पॉइंट से हम 90 डिग्री पर एक वो लेते हैं पॉइंट पी पर, और प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू। अब देखिए, एक मिनट होल्ड करिएगा। ड्यू टू प्लस क्यू, एक मिनट वन। अब देखिए, प्लस क्यू के द्वारा जो v ड्यू टू प्लस क्यू इधर होगा, v ड्यू टू माइनस क्यू हमारा इधर होगा, ठीक है। अब देखिए, v नेट जो होगा हमारा, v नेट इज इक्वल टू v ड्यू टू प्लस क्यू प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी हम r मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी भी r है, ठीक है। अब v नेट जो होगा हमारा, v ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय r। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस तो सेम है, प्लस अब हम माइनस के साथ पुट करेंगे तो माइनस के क्यू बाय r, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वी नेट इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल टू 0, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपका एमसीक्यू मैं बता रहा हूँ आपको, वो बनता है यहाँ से। अब ये हमारा ख़त्म होता है वी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये बढ़िया टॉपिक है। तो अब हम पढ़ेंगे एक और नया टॉपिक। एक मिनट ऊपर कर लूँ यार, हाँ ब्लैक पेन से। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एक मैं आपको कंडीशन दे दे रहा हूँ। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, अगर हमारे बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लग रही है तो हमें बताना है ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा हमारा पोटेंशियल। तो देखिए, ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, अगर हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे, प्लस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम लेकर आएंगे पॉइंट ए पर, तो अगर हम, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वी एट इन्फिनिटी से अगर हम किसी चार्ज को लेकर आएंगे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा 0। तो वर्क डन भी हो गया हमारा 0। वर्क डन हमें बताना है, या आप कह लीजिए पोटेंशियल हमें बताना है, दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पे बात करने वाले हैं, पेज आगे कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं हमारे v ड्यू टू टू चार्जेस सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हम एक दो पॉइंट मान ले रहा हूँ, इन्फिनिटी से अगर पॉइंट ए पर अगर हम किसी चार्ज को लेकर आते हैं, Q1 चार्ज मान लेते हैं, इन्फिनिटी से अगर हम लेकर आते हैं ए पॉइंट पर, तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो 0 करना पड़ेगा। हमने पहली कंडीशन में पढ़ लिया, ठीक है। अब वहीं अगर हम इन्फिनिटी से एक Q2 चार्ज को भी लेकर आते हैं फिर उसके बाद, तो हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा W2, इसे W1 नाम दे रहे हैं। W2 हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा जो कि बराबर होगा QV के बराबर होता है। तो अगर हम Q2 चार्ज को ला रहे हैं तो Q2V हो जाएगा, है ना। हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू W/Q, हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ लिया था, वहीं से आया W2 इज इक्वल टू Q2V, ठीक है। अब B पॉइंट पर हम चार्ज को ले आए हैं। अब एक और फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच। कौन सा फोर्स, Q1 Q2/R, ठीक है। वो मतलब कि ये चार्ज जो है Q1 चार्ज यहाँ पे पहले से ही बैठा होगा। अब अगर हम Q2 चार्ज को यहाँ पे लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच भी एक वर्क डन होगा, ठीक है। तो हम जो है उसे, अब W1 हमारा 0 आ गया, W2 आ गया हमारा, तो W नेट क्या आ जाएगा हमारा, Q2V इक्वल टू Q2 के Q1 Q2/R12, ठीक है।
V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ठीक है, डब्लू नेट आ गया हमारा फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब हम दूसरी कंडीशन हमारी मान ले रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं फॉर सिंगल चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रेजेंट होगा और हम फॉर सिंगल चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को लाते हैं Q1 को, तो हमें W1 वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा पोटेंशियल जो हो जाएगा वो V1 हो जाएगा। तो V1 जो हमारा होगा वो इज इक्वल टू W1 अपॉन Q1 के बराबर होगा। तो वर्क डन हमें करना पड़ेगा Q1 V1। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी। पिछली कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, तो अगर हम किसी इन्फिनिटी से चार्ज को लाते थे तो वो उसमें जो पोटेंशियल था वो ज़ीरो होता था, हमें ज़ीरो मिलता था। हम फॉर टू सिस्टम चार्जेस की बात करेंगे। साथ के साथ मैं आपको रिवाइज भी कराता चल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जो है कॉन्सेप्ट छप जाए। अब देखिए ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे नाम तो दे दें, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आते हैं Q1 को, और ए पॉइंट पर अगर हम लेकर आते हैं तो उसे W1 वर्क करना पड़ेगा, जो कि हमारा V1 के बराबर हो जाएगा। तो W1 इज इक्वल टू V1 Q1। ठीक है, अब हम पॉइंट ये Q2 चार्ज को लेकर आएंगे इन्फिनिटी से पॉइंट B पर। ठीक है, तो हमें W2 वर्क करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा, और W2 इज इक्वल टू V2 Q2 के बराबर होगा। ठीक है, और V2 Q2 के बराबर होगा, और क्योंकि ये चार्ज पहले से बैठा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस पर एक वो लगेगा पोटेंशियल, तो उसको हम लिख देंगे के Q1 Q2 बाई R12। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था F/Q। ठीक है, तो हमें के Q1 Q2 बाई R12 हो गया। अब जो हमें W नेट जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा W1 प्लस W2 इक्वल टू V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस के Q1 Q2 बाई R12। अब देखिए, अब हमने NCERT के यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। दो कोई पॉइंट रखे हैं, उसके बीच में हम चार्ज को ऐसी किस जगह रखें जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। अब हम आगे मूव करते हैं अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ। एक मिनट ऐसे सेट कर लूँ कैमरा क्वालिटी, 1 मिनट फ्लैश ऑन करके देखें। अब सही है। देखिए, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने वाले हैं, जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो इसके बाद जो अब आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो एक अलग ही सिरा है, मतलब इस वाले चैप्टर का। 1 मिनट रुकना, मैं कैमरा क्वालिटी ज़रा ब्लर आ रहा है, इसे सेट कर लूँ। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। 1 मिनट वेट। तो आप देखिए, बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस ऑन विच एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम। द सरफेस ऑन विच एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज इक्विपोटेंशियल। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ बता दे रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी, बिना फ्लैश के ही सही था, 1 मिनट या फोकस की दिक्कत होगी जी, वेट, यस। तो पहली वीडियो है, डोंट माइंड अगर जो आपकी क्वालिटी है वो ब्लर आ रही हो थोड़ी, मैं इम्प्रूव करूँगा। आप चैनल को पूरा सपोर्ट करना, ओके। तो देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1, थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं ताकि आपका जो है चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आप लोग क्या करते हो, कॉन्सेप्ट में ज़्यादा टाइम देते हो। कॉन्सेप्ट एक बार समझ के वहाँ से निकल जाओ,
कॉन्सेप्ट में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम जो है वो कहाँ देना है, क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस फिजिक्स की जान है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 करने वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी पढ़ी थी कि वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पर अगर हम किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो हमें वर्क जो करना पड़ेगा वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन इक्वल टू वर्क डन वी ए से वी बी अगर पहुंचाने के लिए हमें वी बी माइनस वी ए अपॉन क्यू करना पड़ता है। अब देखिए पोटेंशियल ऑन वी एंड पोटेंशियल ऑफ ए आपको नहीं लगता सेम होंगे? क्योंकि हमने इक्विपोटेंशियल की डेफिनेशन में ये पढ़ लिया है, इसके नाम में ये पढ़ लिया है कि सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो वी ए माइनस वी ए भी लिख सकता हूँ, अपॉन क्यू भी लिख सकता हूँ। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारा वर्क डन जो ए टू बी आ जाएगा वो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। हमने डेराइव भी कर दिया है। अब देखिए थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, ज़रूरी। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर देखें किसी भी डी एल एरिया को लेकर, डी ए एरिया को लेकर, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन जो है वो 0 होता है हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वर्क डन 0 होता है, तो एफ डॉट डी एस भी हमारा 0 होता है, ठीक है। एफ डॉट डी एस 0 होता है तो डॉट साइन हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ये भी 0 होता है, ये 0 होता है तो कॉस थीटा, एफ और डी एस के जो उसके एंगल जो आएगा वो हमारा आएगा थीटा इक्वल टू 90। थीटा 90 कैसे है? देखिए एरिया वेक्टर अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे एन कैप, और हमारा एफ जो है वो इधर लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बीच 90 डिग्री बना रहे हैं, तो हमारा जो एफ डी एस 90 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 0 इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाली क्वांटिटी जब ही 0 हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, ये वाली क्वांटिटी जब ही 0 के बराबर हो सकती है जबकि हमारा एफ और डी एस के बीच की एंगल जो है वो 0 हो, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं, या फिर ऐसे मान लीजिए, 1 मिनट इसको भी खोल के लिखते हैं, थोड़ा आपको डीपली समझाना है ना। कॉस थीटा इक्वल टू 0, एफ इक्वल टू हमने पढ़ा है ई बाई ई क्यू, ठीक है, एफ इक्वल टू क्यू ई, तो क्यू ई हमने पढ़ा है, यहाँ पे लिख देते हैं क्यू ई डॉट डी एस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए क्यू तो हमारा कांस्टेंट है, ई डॉट डी एस के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा, थीटा एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो हमारा थीटा होगा। अब देखिए ई हमारा स्ट्रेट जा रहा है और हमारा डी एस जो है स्ट्रेट जा रहा है। अब इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम 90 डिग्री करेंगे, ठीक है, तभी हमारा जो है ये जो है वर्क डन इन दोनों के बीच 0 होगा। तो हमेशा हम कहते हैं थीटा इक्वल टू 90, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे। ये हमारा ई जो है हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस हम लिखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का एरिया, ये हमारा एन कैप, ठीक है, इधर साइड एन कैप, ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस। अब हम अगर आगे मूव करेंगे तो हमें 2 चीज़ें और पढ़नी होती हैं, ये एनसीईआरटी में गिवन है इस जगह। तो देखिए अगर प्लस 2 सेम पोलैरिटी के अगर चार्जेस होंगे तो उनके बीच की जो वो बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो कुछ इस टाइप से बनेगी। ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने चाहेंगे तो हम उसे ऐसे दिखाएंगे थोड़ा, ठीक है। और ये भी दूर भागना चाहेगा शेर हमारा, चीता हमारा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अगर 2 अपोजिट पोलैरिटी के साइंस होंगे हमारे, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू,
अपोजिट पोलैरिटी के साइन होंगे तो देखिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा कुछ 1 मिनट 1 मिनट ऐसे बनेगा, भागेंगे अंदर की तरफ। ये इनके मन में बस एक ही चीज़ चलेगी, इसको अगर हम लेंगे तो सोचेगा अगर नेगेटिव साइन मिल जाए जमाना छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इनके बीच जो है ऐसा बन जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इक्विपोटेंशियल सरफेस। डायग्राम में थोड़ी दिक्कत होगी, मुड़ गया पेज। इन तीनों के बीच की जो दूरी होगी वो x और x की होगी, ठीक है। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो दो के बीच तो x होगी, पर जैसे ही हम तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे उसके बीच में dx दूरी होगी, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, और अगर ये यूनिफॉर्म की है और ये नॉन यूनिफॉर्म की है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। अब हम आगे मूव करते हैं, हमारा रिलेशन बिटवीन E एंड V, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखिए एक सरफेस से जिसका वॉल्यूम V माइनस डी वी है, मतलब जिसका पोटेंशियल V माइनस डी वी है और इसका पोटेंशियल V है, ठीक है। अगर हम लोअर पोटेंशियल से किसी पॉइंट चार्ज को लेकर आते हैं हायर पोटेंशियल पर A पॉइंट से B पॉइंट पर, तो हम एक डिस्टेंस कवर करते हैं dr डिस्टेंस, ठीक है। सॉरी, अब देखिए +1 यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज पे। तो हम डेरिवेशन को इस प्रकार करेंगे, डब्ल्यू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो हम लिखेंगे डब्ल्यू ए बी, रुको ए से बी पर ला रहे हैं ना, तो डब्ल्यू ए बी वी बी माइनस वी ए। देखिए वी बी क्या है हमारा v माइनस वी ए क्या है v माइनस डी वी इक्वल टू v माइनस वी और ये प्लस डी वी, ठीक है। तो हमारा डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया डी वी के, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी वी। अब देखिए एक और फॉर्मूला जानते हैं हम, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब डी डब्ल्यू की जगह हम डी वी पुट कर देंगे, डी वी इक्वल टू एफ की जगह हम क्यू ई पुट कर देंगे डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए क्यू ई एफ इक्वल टू क्यू ई, अब एफ इक्वल टू क्यू ई कॉस थीटा इन दोनों के बीच जो है 0 डिग्री है, तो थीटा हमारा ये कॉस थीटा हो जाएगा 1, तो क्यू ई डॉट डी आर। अब देखिए ई क्यू हमारा यूनिट पॉजिटिव है तो इसे 1 कर देंगे, तो हमारा ई जो है डी वी बाई डी एस आ जाएगा, और डी एस की वैल्यू यहाँ पे डी आर है, डी वी बाई डी आर, ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म और रिलेशन बिटवीन ई एंड वी हमारा ख़त्म। अब हम आगे मूव करेंगे, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल ख़त्म, या रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, और आगे मूव करें सिस्टम ऑफ चार्ज। हमने पोटेंशियल पढ़ लिया है, अब पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक ये भी पढ़ लिया। एक्सटर्नल फील्ड फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम आगे मूव करेंगे, ये रह गया है, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
अब हम एक बढ़िया टॉपिक पढ़ ले रहे हैं, उसे साइड रखते हैं, साइड नहीं चाहिए। तो अब हम एक पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, वी एनर्जी, या सीधे से यू लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो देखिए, अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर अगर एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, डाइपोल, और एक मिनट, ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ है, समझ नहीं आया मतलब। अगर ये डाइपोल जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल बनाता है, ठीक है, और ये इसके साथ θ2 एंगल बनाता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल 2a, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इस पे इधर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने, F इक्वल टू क्यू ई, ठीक। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। एक मिनट, हमने टॉर्क के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, तो टॉर्क से स्टार्ट करते हैं। टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वी नो, आप लोगों ने स्टडी करी है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और देखिए टाउ इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है, आप सब लोग जानते हैं, 2a इंटू क्यू, तो क्यू इंटू 2a, ठीक है। तो आपको बुकिश, चलो बिना बुकिश लैंग्वेज के कराता हूँ। तो अब देखिए, पी साइन थीटा होता है। अब देखिए, डी डब्ल्यू इक्वल टू एक्सटर्नल इंटू डी थीटा, डी डब्ल्यू वर्क डन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वर्क डन इक्वल टू टाउ कम पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी ई हमारा बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट पुट कर देंगे, θ2 θ1, ठीक है, तो θ2 θ1, वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस पी ई कॉस θ1, ओके। तो वर्क डन हमने पढ़ा है U2 माइनस U1 हो जाता है, ठीक है, तो माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस पी ई कॉस θ1 के हो गया। अब देखिए, U2 हमारा बराबर हो गया पी ई कॉस θ2 के, U1 हमारा बराबर हो गया, कंपेयर अगर हम करें तो माइनस पी ई कॉस θ1 के, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये भी टॉपिक क्लियर होता है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक डेरिवेशन है, पर ये आपसे अक्सर पूछा नहीं जाता एग्जाम में। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। इसके 2-3 गिने चुने मेन पॉइंट है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू में आते हैं। फर्स्ट मेन पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर। हमारी दुनिया में, हमारी अर्थ में, हमारी धरती माता में जितने भी कंडक्टर्स पाए जाते हैं, उन सब के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ज़ीरो होता है, ठीक है। ये रूल कभी भी चेंज नहीं हो सकता, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। और सेकंड, कि हमारा जो सरफेस होता है ना, सरफेस चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे रहना चाहता है, वो कभी मिडल में इधर 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 नहीं मटकेगा,
मटके का मतलब नहीं रहना चाहेगा, वो हमेशा सरफेस पे रहना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, मतलब गलत डायग्राम है, ऐसे कभी शो नहीं करेंगे हम, हमेशा सरफेस पे शो करेंगे चार्ज को कंडक्टर के। ठीक है, अब हमारी थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की हो जाती है कंडक्टर्स के केस में। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों होता है, हम जानते हैं ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा इसका। अब अगर हम ये लेते हैं इसका क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, अब ई बाहर आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एरिया, ठीक है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू बाय ए, क्यू बाय ए, हाँ इधर लाइन ड्रॉ कर देंगे, इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय ए हमें पता है चार्ज डेंसिटी हो जाती है। ठीक है, ये कौन सी होती है, एरियल चार्ज, हाँ एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हमारा, तो इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके ओके, तो अब हम आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है, 1 मिनट वेट, फर्स्ट वीडियो रिमेंबर। ओके, हाँ 1 मिनट, कैमरा सेट, कैमरा सेट, कैमरा सेट, 1 मिनट वेट वेट वेट। ओके, तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल खत्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, यस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। अगर हम किसी भी डिवाइस, मान लो एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम किसी भी डिवाइस को प्रिवेंट करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं जो है किसी एक बॉल, फुटबॉल, चलो फुटबॉल छोड़ो, आप सबकी फेवरेट वॉलीबॉल को कहते हैं, और वॉलीबॉल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो उस प्रोसेस को मैं क्या कह दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसकी डेफाइन आप एक बार मेरे मुंह से अच्छे से सुनिए, गौर से सुनिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फेनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन और डिवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एक सर्टेन रीजन को प्रोटेक्ट करना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है डाई इलेक्ट्रिक्स। तो देखिए डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो कि ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को विदाउट एक्चुअल कंडक्टिंग। ठीक है, मतलब कि ये बिना छुले करंट को पास करते हैं, एक तरीके से यूँ मान लीजिए, मतलब कि ये बिना किसी के कांटेक्ट में आए इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करवाते हैं। दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जैसे क्या होते हैं, जैसे आप मान लीजिए पानी जो है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, और नॉन पोलर में मान लीजिए ऑक्सीजन CO2, ये हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो पोलैरिटी वोलैरिटी ये सब चीज़ों पे मत जाओ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है, ये कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। मान लीजिए एक कोई मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है, उसके अंदर के कुछ ना कुछ डाइपोल्स होंगे,
डायपोल्स होंगे रैंडमली, ठीक, रैंडमली डायपोल्स। अब अगर हम उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके डायपोल्स पता है कैसे सेट हो जाएंगे, कैसे सेट हो जाएंगे, देखिए ऐसे सेट हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, हाँ तो सही बनाए, ठीक है, ऐसे बनेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हमसे क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइलेक्ट्रिक के अंदर डिक्रीज क्यों कर जाती है अगर हम उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं डाइलेक्ट्रिक को। तो इसका आंसर है कि वो इसलिए रिड्यूस करती है क्योंकि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक जो है, अगर हम उसे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो करेंगे, प्लेस करेंगे, तो उसका बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर जो उसके डाइपोल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को काटेंगे। एक अंदर छोटा सा बना लेते हैं, छोटू सा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और ये छोटू सा जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इधर से कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो इतना बचेगा, कितना, इतना, पहले कितना था, इतना। तो अंतर है ना दोनों में, हाँ। तो ये इसलिए डिक्रीज कर गया है क्योंकि जो अंदर के जो डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे वो इस वाले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को काटेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा डिक्रीज कर जाएगा। इससे आप डाइपोल और डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। और अब हम आगे जो है वो भी मतलब इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर की जान ही है, आपने स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर के नाम में ही लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर की जान को अब हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस से पहले हम कैपेसिटर पढ़ ले रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की फील आ जाए, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर देखिए, एक मिनट रुकना, मैं आपको कैपेसिटर दिखाता हूँ। तो देखिए तो आई होप कि आप लोग कैपेसिटर समझ गए होंगे कैपेसिटर होता क्या है। तो जो आपने पंखे के पीछे आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, वाइट कलर का जो पीछे जो लगा होता है वो कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करवाता है ताकि वो पंखे को स्टार्टिंग मिल सके, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ दे रहा हूँ मैं आपके लिए एक बार इससे, एक मिनट। हाँ, तो अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। इट इज़ एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अ स्मॉल पीस, ठीक है। एक स्मॉल से स्पेस में बहुत ज़्यादा चार्ज रखने वाला एक डिवाइस होता है, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो देखिए कैपेसिटर मैंने आपको बताया कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि कम स्पेस में बहुत ही ज़्यादा चार्ज रखने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक कैपेसिटर ये है मान लीजिए, और एक कैपेसिटर ये है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर मान लो 10 कूलम का चार्ज अपने पास रखता है, और ये कैपेसिटर मान लो ये भी 10 कूलम का चार्ज रखता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये ज़्यादा बढ़िया कैपेसिटर है या ये ज़्यादा बढ़िया कैपेसिटर है, तो आप तो यूँ ही कहोगे जिसे इजीली कैरी कर सकें, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, तो इजीली कैरी इस छोटे वाले को कर सकेंगे। तो कैपेसिटर बढ़िया कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा बढ़िया कैपेसिटर हो गया, काम चलाऊ कैपेसिटर हो गया। और एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री से बात करें तो अक्षय कुमार कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे मूव करते हैं कैपेसिटेंस के ऊपर। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, जिससे हम जज करते हैं कि कैपेसिटर कौन सा हमारे लिए बढ़िया है और कौन सा हमारे लिए निठल्ला बेकार है, सॉरी हाँ बेकार, ठीक है। तो कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। सी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए इसे, ठीक है। जिसमें कि क्यू हमारा चार्ज है, चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, वी हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट, ये जो दो प्लेट लगी होती हैं
इन दोनों प्लेटों के बीच जो कितना जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा वी होता है, और क्यू चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। कैपेसिटेंस ड्यू टू अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो हम इसे सी से डिनोट करेंगे। सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस कैपेसिटेंस ये हमने क्यों फॉर्मूला हमें क्यों चाहिए था, इससे हम किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए अर्थ का मैं आपसे पूछूं, अगर अर्थ का कैपेसिटेंस अगर मैं आपसे पूछूं, अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर, और सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 × 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 समथिंग, और ये अर्थ का रेडियस जो हो गया 6400 किलोमीटर होता है। ऐसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटेंस हमारा डायरेक्ट निकल के आ जाता है इसको कैलकुलेट करने के बाद। ये फेरेड, इसकी एसआई यूनिट भी लिख लीजिए, फेरेड होती है एसआई यूनिट। ठीक, एसआई यूनिट फेरेड। अब देखिए हमने बात कर ली कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला, हमने ये दो चीज़ बात कर ली। अब हम तीसरी चीज़ की तरफ मूव करते हैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड, कि कैपेसिटेंस के जो दो प्लेटें जो होती हैं, ये एक कैपेसिटेंस में दो प्लेट जो लगी होती हैं, इन दोनों के बीच की जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो एक पॉजिटिव होती है प्लेट, एक नेगेटिव होती है, तो ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए डी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमें पता है कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको शायद उसमें पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। हाँ, इसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लिख सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हम एक और फॉर्मूला ऐसे ही कर लेते हैं, चलो यहीं से, E इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है। ठीक है, मतलब रिलेशन हमने पढ़ा था वी बाई डी वी बाई डी एस, वो है ये, है ना। तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट ये बराबर हो गया। अब देखिए ये हमने पढ़ा। अब एक और चीज़, यहाँ से हम कैसे भी करके क्यू डी, हाँ हमें लाना है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू बाई वी, हाँ तो 1/d इक्वल टू क्यू बाई वी ए एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बाई वी हमें पता है सी होता है, तो 1/d इज इक्वल टू सी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक, हमने एक और फॉर्मूला जो है ड्राइव कर दिया है पैरेलल प्लेट के लिए। अब इसमें ए हमें पता है एरिया ऑफ वन प्लेट, और हमें एप्सिलॉन नॉट पता है परमिएबिलिटी। भाई ये तो अभी आज तक प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाया, पर वीडियो में सही कर दिया, पता नहीं कैसे। डी हमने पढ़ लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, अब देखिए हमने ये कंप्लीट करा। अब अगर हम कैपेसिटेंस, हमने ये भी बात कर ली है कि बिटवीन टू प्लेट्स का कैपेसिटेंस कितनी होती है। अब मान लीजिए शक्तिमान उड़ता उड़ता आया और उसने क्या करा, इतना भारी सा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर इसे नेक्स्ट डॉ में समझते हैं। टू पैरेलल प्लेट ड्रॉ कर लिए। अब मान लीजिए शक्तिमान क्यों, तुम्हारा भाई ले लो, दमदार भाई। हाँ, ये दौड़ते हुए आए भैया यहाँ से, और ये दौड़ते दौड़ते इनने यहाँ से छोड़ दिया एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक छोटू मुन्नू सा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनने छोड़ दिया। अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की मान लो थिकनेस टी है। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करते हैं। 1 मिनट। ये हो गई दो पैरेलल प्लेट, इनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब,
ऑफ थिकनेस टी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इट्स डी, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम बात करें इन दोनों के बीच जो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। डी इसके मतलब दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, और माइनस टी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, प्लस टी बाय के। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारी डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए इसे। और अगर ये फुली डाइलेक्ट्रिक के साथ अगर भरा हुआ हो, ये दोनों प्लेट जो हैं हमारी, इस डायग्राम को देखिए, दोनों प्लेट अगर हमारी पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ भरी हुई हैं, तो इनके बीच की जो थिकनेस है वो टी हो गई। जो थिकनेस टी है वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, टी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस डी कर देंगे, डी माइनस डी प्लस टी की जगह क्या हो जाएगा डी बाई के, ठीक है। डी से डी कटा, ज़ीरो हो गया, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये के ऊपर आ जाएगा तो इनटू के। तो ए ई नॉट, इसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसे ए ई नॉट बाई डी, सी इज इक्वल टू सी डैश मान लेते हैं इसे, सी डैश के, ठीक। अगर हमें दोनों प्लेटों के बीच की बिना डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अगर हमें पार्ट 1 सॉल्व कराया जाए कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, फिर उनके बीच का जो ये होगा कैपेसिटेंस सी डैश होगा, ठीक है। अगर हमने फुली फिल्ड कर दिया किसी उन्हीं दोनों प्लेटों को एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, तो हमारा के से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो उस डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमने ये भी टॉपिक क्लियर कर लिया है। अब हम चैप्टर के एंड के पास हैं। 1 मिनट, कैमरा फोकस, फर्स्ट वीडियो रिमेंबर, ओके। हाँ यार, सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा ना कि मतलब आपके दिमाग में फिजिक्स बैठ जानी है, फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी आपकी। अब देखिए लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम। इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए कॉम्बिनेशन में हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सीरीज में वोल्टेज V के साथ प्लस नेगेटिव और प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये C1, ये C2, ये C3। अब देखिए हमेशा याद रखना कि सीरीज में हमेशा चार्ज सेम रहता है, तीनों कैपेसिटर पे जो चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना हुआ तो सीरीज में 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सिंपल, ठीक है। तो पैरेलल में हम रेजिस्टेंस को जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम सीरीज़ में इसको कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे। चार्ज जो है सेम रहता है, ये हमेशा याद रखना। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में अगर हमें कैपेसिटेंस निकालनी हो तो जैसे पैरेलल में उसमें आपने देखा होगा रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल में, ठीक है। वोल्टेज सेम रहती है, वही हाल यहाँ पे है। इन बाबूजी का भी वही हाल है कि उसमें पैरेलल में जो है पोटेंशियल सेम रहती है कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो अगर हमें पैरेलल में फाइंड करना होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3। थर्ड चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि रेजिस्टेंस जो है सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है और इसमें क्या है डिवाइड में ऐड हो रहा है, और इसमें पैरेलल में जो है रेजिस्टेंस जो है डिवाइड में ऐड होता है, उसमें डायरेक्ट ऐड करते हैं हम, ठीक है। तो अब हम चैप्टर के एंड पे पहुंच चुके हैं, हमने चैप्टर को एंड कर दिया है। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज अपने भैया के कहने पर 2 बार इसे आपको पूरा करना है। देखिए क्वेश्चन आपको रेंडमली कोई सा भी एक मान लीजिए ये क्वेश्चन, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड
एंड 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में अगर कनेक्ट हैं तो हमें टोटल कैपेसिटेंस बताना है। इजी सा फॉर्मूला है, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है कि पैरेलल में आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, तो इनको डायरेक्ट प्लस करेंगे तो आपका 4, 3 और 2 ये हो जाएगा आपका 9 पिकोफैरेड। आंसर शीट में आंसर चेक करते हैं। 2.7 9 पिकोफैरेड। ओके, मतलब आसान क्वेश्चन है। एनसीईआरटी भी इतनी हार्ड नहीं है जितनी लोगों ने हुआ बना रखी है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी बैक एक्सरसाइज और इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगला नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। वैसे तो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि आपको एसी का वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ नेक्स्ट चैप्टर, पर अगर आपकी भी कुछ मन की राय है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद। ओके।